हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपको 10th क्लास में पूरा पढ़ना है, सारा पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेशन? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो होता है सेल्स के अंदर टूटकर एनर्जी रिलीज करता है। ये एक जैविक प्रक्रिया होती है, इसमें कोशिकाओं में भोजन टूटकर ऊर्जा निकलती है। नाम से पता चल रहा होगा, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन से आपको सांस लेने के बारे में लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड टूटता है, भोजन, ठीक है, और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, एक होता है ब्रीथिंग, सांस लेना, और दूसरा पढ़ना है आप लोगों को सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है, ग्लूकोज का विभिन्न पथों पर टूटना। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज जो होता है कैसे बनता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, हम जो खाने में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाके एमिलेज एंजाइम की वजह से, जो मैं आप लोगों को जो है डाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन वाला, उसमें मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। तो एमिलेज एंजाइम की वजह से जो होता है कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन वाला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जटिल यौगिक होता है। ठीक है, यह आसानी से नहीं टूटता है, इसीलिए यह कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, उसमें ये जो होता है ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बन जाता है, 3 कार्बन वाला एक यौगिक बन जाता है। ठीक है, अब पायरुवेट अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के अंदर टूटता है। सबसे पहले बात करते हैं पायरुवेट के बारे में। यह जो होता है कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में। वो ऊर्जा होती है 38 एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी की ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर के लिए सफिशियंट है, हमारी बॉडी के लिए। यानी कि जब ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब ये पायरुवेट टूटता है, ये काम जो होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, ये हमारे काम करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और यही हमारी एनर्जी हमारे लिए जरूरी हो जिसकी होती है, जिसके लिए हमें, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब देख रहे हैं, मोबाइल हाथ में पकड़े, ये सारी जो है इसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो 38 एटीपी एनर्जी हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, और ये काम हमेशा होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर लगातार। एटीपी जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणु के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहाँ पर हो, वो तब पायरुवेट कहाँ टूटता है? ये मसल सेल्स में टूटता है, पेशी कोशिकाओं में, जो जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड की वजह से कभी कभी आप लोगों को मैं बताता हूँ, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए लगातार दौड़ लिया आप नॉन स्टॉप, दौड़ने के बाद आपके पैरों में ऐठन महसूस होने लग गई, या फिर कोई चीज़ आप सामान कोई उठा लिया अपने हाथ से, तो आपके हाथ के जो बाइसेप्स हैं, मसल्स हैं, उसमें आपको दर्द होने लगा। ऐसा इसलिए होता है कि उन जगहों के जो मसल सेल्स होती हैं, उस मसल्स के जो सेल्स होती हैं, वो लगातार काम करने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पायरुवेट वहाँ पर टूट के लैक्टिक एसिड बना जाता है, और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वहाँ पर दर्द होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ये जो होता है खमीर के अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है, इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में टूटता है। ठीक है, अब ये एक सूक्ष्म जीव के अंदर, ईस्ट जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ही होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है अगर कि इसके जो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, मतलब ग्लूकोज का विभिन्न पथों पर विखंडन बताइए, टूटना बताइए, तो आप तीनों लिख देंगे। लेकिन अगर केवल ये पूछे कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, कहाँ कहाँ टूटता है, तो केवल ये दो आप लिखेंगे। ठीक है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल पूछे तो आप केवल ये लिखेंगे, एन एरोबिक का एग्जाम्पल पूछे तो आप दोनों ये लिखेंगे, आप इन दोनों को लिखेंगे। इसको बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को वायवीय श्वसन कहा जाता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये वाला रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, या फिर लैग में होता है, कमी में होता है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है वहाँ पर जब ये रेस्पिरेशन होता है, तो वो रेस्पिरेशन कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसमें एनर्जी 38 एटीपी रिलीज हो रही है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो। तो इसमें एग्जाम्पल ये दोनों हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख लगेंगे। यहाँ पे लिखा है, ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में जो है आपको ये भी आ जाएगा मसल सेल्स, और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों आप आसानी से समझ सकते हैं।
उसके बाद क्या आता है, इसमें जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, और इसमें जो होता है क्या होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। एग्जाम्पल में आप ह्यूमन और ईस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आप बुक खोल लीजिएगा, उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अपने नोज की बात करते हैं। जो हवा होती है हमारे नोज से होकर नेजल कैविटी में पहुंचती है, नेवल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी हवा है हमारे नाक के द्वारा जाती है और नसिका गुहा तक पहुंचती है, फिर ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र, फिर श्वसन नली, श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर कुपिका तक अंततः पहुंचती है। ये एक स्टेप है। स्टेप खाली आपको जो है कभी कभी फ्लो चार्ट पूछ देता है, तो उसमें आपको बनाने को आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अंदर क्वेश्चन आता है ट्रैकिया के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक में आप देख रहे होंगे कि ट्रैकिया जो होता है, जहाँ पर गला है हमारा, श्वास नली है, वहाँ पर जो होता है गोल गोल रिंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ, वो जो ट्रैकिया के अंदर जो रिंग्स होते हैं उनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि के वलय वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि तेजी से हम जब सांस लें तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो विंड पाइप है, जो सांस लेने वाली पाइप है, ठीक है, जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है, फेरिंग्स बोलते हैं, वो जो है क्या होता है, चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमें सफोकेशन होगी, दम घुटने लगेगा, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से उपास्थि के वलय यानी कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में होते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मतलब श्वास लेने की जो क्रिया विधि हो कैसी होती है। ये दो टॉपिक होते हैं इसके अंदर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। अंतः श्वसन मतलब सांस लेना, उच्छ्वसन का मतलब सांस छोड़ना। अंतः श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, और उच्छ्वसन में, एक्सहेलेशन में हम ऑक्सीजन रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होता है मतलब एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, इसको वक्ष गुहा कहा जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पर सिकुड़ जाती है। वही पसलियाँ जो होती हैं, रिब्स होती हैं, वो सांस लेने के टाइम पे उड़ जाती हैं, छोड़ने के टाइम पे नीचे आ जाती हैं। एक डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम जो होता है वो असल में हमारे लंग्स को नीचे वाले हिस्से से अलग करता है। तो हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो डायफ्राम चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायग्राम जो होता है डूम शेप का होता है, इसको गुंबदाकार शेप का आता है, जैसे कि ये गुंबदाकार शेप हुआ, ये इस तरीके का। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब फूल जाता है। ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल स्टेप में समझाया गया है कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं। वो एयर कहाँ पहुँचती है, हमारे फेफड़ों की कुपिकाओं में। कुपिकाओं में जो होता है ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन जो होता है रक्त के अंदर जाके घुल जाता है। अब जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर घुलता है, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर, उससे जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो होता है मिल जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से हमारे कुपिकाओं से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है सप्लाई होता है पूरी बॉडी के अंदर जाने के लिए। सबसे पहले ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू, मतलब रक्त ऑक्सीजन को ऊतकों तक लेके जाता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है कोशिकाओं में वहाँ पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो मैंने आपको ये वाला प्रोसेस बताया ये होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा ब्लड के अंदर जो होता है डिफ्यूज हो जाता है, घुल जाता है। फिर ब्लड उसको कहाँ लेके आता है, लंग्स में फिर दोबारा लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओली के अंदर निकल जाता है, फिर हम सांस के जरिए उसको छोड़ देते हैं, एक्सेलेशन करते हैं, जिससे CO2 बाहर निकल जाती है। ये जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक मैकेनिज्म है। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, मतलब वाई डू दे ब्रीथ फास्टर, मतलब जलीय जीव कैसे श्वसन करते हैं, वो तेजी से सांस क्यों लेते हैं। क्वेश्चन इसी के बीच में से आएगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के अंदर पानी के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करके जो है सांस लेते हैं। जैसे मछलियाँ होती हैं, फिशेस टेक ऑक्सीजन थ्रू गिल्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर। ठीक है, जो मछलियाँ होती हैं ऑक्सीजन जो होता है गिल्स के थ्रू, गलफड़ों के थ्रू लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर छोड़ देती हैं।
और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस देन एयर सो द दे ब्रीथ फास्टर। मतलब जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हवा से कम होती है, इसलिए वो तेज़ी से सांस लेते हैं। वही चीज़ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसको जो है तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पौधों के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, रेस्पिरेशन के दौरान पौधों के अंदर जब प्लांट जो होते हैं, प्लांट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन के दौरान पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिससे कि ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन का यूज जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है ना उसका उस समय भी कर लेते हैं। प्लांट नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मतलब पौधों को जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अब जैसे रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है तो पौधों की क्यों जरूरत पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि पौधों को भी ग्रोथ चाहिए होता है, रिपेयर चाहिए होता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए उनको। ठीक है, पौधों को जो होता है कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है एनिमल्स के कंपेयर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको लोकोमोशन कहा जाता है। इसीलिए उनकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, स्लो है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसको हिंदी में भी अभी समझा दूंगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स। हमारे प्लांट्स के अंदर जो होता है रेस्पिरेशन जो होता है अलग अलग पार्ट से होता है। जैसे कि लीव्स के अंदर जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, गैसों का एक्सचेंज। स्टेम के अंदर होता है लेंटिसेल्स बोलते हैं उसको, हिंदी में वातरंध्र बोला जाता है, उसके थ्रू होता है। और नीचे जड़ों के थ्रू भी होता है जिसके अंदर मिट्टी होता है, मिट्टी से जो ऑक्सीजन लेके फिर उसके बाद पौधे जो होता है अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। हिंदी में समझाता हूँ, श्वसन के दौरान पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए तथा जल और खनिज के अवशोषण के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। पौधों को जानवरों की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे एक साथ एक दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए पौधों में श्वसन की दर क्या होती है, धीमी होती है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग भागों से होती है। जैसे पत्तियों में जो होती है कैसे होती है, स्टोमेटा के थ्रू, रंध्र के थ्रू होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। तने के अंदर वातरंध्र होता है, इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। और जड़ के नीचे जो होता है मिट्टी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं पौधे, उसके बाद फिर श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इसके ये पूरा टॉपिक था आपका रेस्पिरेशन का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रेस्पिरेशन में से आएगा वो इसी में से आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए, मेरे बायो में आप जाइएगा, उसमें मेरा मेल आईडी है, उसमें आप जाके मेल कर सकते हैं, मैं इसको सारा नोट्स आपको दे दूंगा। अगली वीडियो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आएगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।